Good evening, students. Once again, welcome back to my channel Roy Classes. Myself DK sir, and today I will teach you. I will teach the students of class 12, and the topic is the last lesson. This is the first chapter of Flamingo. You know, there are two books in class 12, Flamingo and Vistas. So, in Flamingo, the name of the first lesson, the first chapter is the last lesson. तो आज हम लोग इसको जानेंगे और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. You must know the summary, you must know the complete meaning, you must know the complete story of this chapter. तो मैं आपको शुरू करता हूं पढ़ाने के लिए और आप ध्यान से इसको सुने. यू लिसन द स्टोरी विथ पैशंस एंड अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. द लास्ट लेसन, ये स्टोरी का नाम है एंड द ऑथर इज अल्फोंस डॉडेट. हु इज द ऑथर? अल्फोंस डॉडेट. ओके. Alphonse Daudet was born in 1840 and he died in 1897. Okay, he was a French novelist. कौन थे अल्फोंस डॉडेट? एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, फ्रांस के थे और वो फ्रांसीसी नॉवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ओके, तो ये आपका ये इसमें क्या है, ऑथर के बारे में दिया गया है. ये कहानी, ये स्टोरी कहाँ की है? फ्रांस की है. ठीक है ना. इसमें हम लोग इस स्टोरी को आगे जानने से पहले कुछ मेन चीज को हम लोग जान लेते हैं. तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है, यू हैव टू सी द सेंट्रल कैरेक्टर्स. हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर्स? हु आर द सेंट्रल कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी? तो सबसे पहले आप नाम आता है लिटिल फ्रेंच. ये जो है एक कैरेक्टर है लिटिल फ्रेंच, और एक क्या है, एक फ्रेंच बॉय है और एक स्टूडेंट भी है. उसके बाद नाम आता है एम हेमिल. तो एम हेमिल कौन थे? और फ्रेंच टीचर, एक फ्रांसीसी शिक्षक थे. हु टीचेस इन अ स्कूल ऑफ अल्सेस, जो कि अल्सेस के स्कूल में पढ़ाते थे. उसके बाद कुछ और नाम है जैसे वॉचर, ये ब्लैक स्मिथ है. ओल्ड हाउजर, ये भी एक फ्रांसीसी है, एक फ्रेंच मैन है और वो 3 कॉर्नर हैट पहना हुआ है. फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और भी बहुत सारे विलेजर्स. ठीक है ना. तो ये इसमें कैरेक्टर्स हैं जो आप स्टोरी को पढ़ोगे. व्हेन यू रीड द स्टोरी, व्हेन आई टीच यू द स्टोरी, यू विल नो दिस कैरेक्टर्स. तो इस तरह से ये हमारा कैरेक्टर हो गया. अब देखो यहाँ पर क्या है, अल्सेस एंड लॉरेन. तो अल्सेस और लॉरेन क्या है? ये 2 फ्रेंच रीजियंस हैं, दो फ्रांसीसी क्षेत्र हैं जो फ्रांस में है, अल्सेस एंड लॉरेन. ओके. अब देखो बेटा, हुआ क्या था, स्टोरी क्या है इसमें. देखो क्या है, फ्रांस और प्रसिया के बीच एक युद्ध हुआ था. फ्रांस, इट इज अ कंट्री, और प्रसिया भी एक देश था, अभी नहीं है. प्रसिया एक देश था. ठीक है ना. उस समय प्रसिया वाज कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. प्रसिया का निर्माण कैसे कैसे हुआ था? कौन कौन देश इसमें थे? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया. And at that time, the capital of Prussia was Berlin. Nowadays, the capital of Germany is Berlin. पहले प्रसिया का कैपिटल कहाँ था? बर्लिन था. और अब बर्लिन कहाँ का कैपिटल है? जर्मनी की. ठीक है. तो कहानी क्या था, कहानी इसमें क्या थी, इसमें क्या घटना घटी थी? तो 1870 में एक वॉर हुआ था फ्रांस और प्रसिया के बीच. उस वॉर का नाम था फ्रेंको प्रसियन वॉर. क्या नाम था? फ्रेंको प्रसियन वॉर. उसमें क्या था कि फ्रांस प्रसिया के द्वारा हार गया था. ओके. फ्रांस प्रसिया के द्वारा हार गया था और प्रसियन सैनिक का जो लीडरशिप करने वाला था उसका नाम क्या था? बिस्मार्क. ठीक है ना. तो उस वॉर में फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रसिया. और उसमें क्या हुआ था, अल्सेस और लॉरेन के जो क्षेत्र थे
वो प्रसिया के हाथों में चले गए थे, मतलब उस पर प्रसिया का कब्जा हो गया था। उसके बाद एक ऑर्डर आता है बर्लिन से कि अल्सिस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो जब ये ऑर्डर आता है तो इसमें स्टोरी में दिया गया है कि ये ऑर्डर आने के बाद, इस चीज़ को जानने के बाद एक फ्रेंच की, एक फ्रांसीसी की क्या फीलिंग होती है, वो कैसा फील करता है, इस चीज़ को इस स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया है। सो यू हैव टू नो द स्टोरी with patience and attentively, and you have to try to know the fact, you have to try to know the moral teachings, you have to try to know the main theme of this story. Okay, तो कहानी की शुरुआत होती है, एक फ्रांसीसी लड़का रहता है, फ्रेंच बॉय, उसका नाम है फ्रेंच। क्या नाम है? फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच उसको कहा जाता है। वो अल्सिस के एक स्कूल में पढ़ाई करता है। तो उसी के द्वारा ये स्टोरी कहा गया है, आप उसको नैरेटर भी कह सकते हो। तो उसी के द्वारा ये कहानी बताई गई है। तो फ्रेंच कहता है कि वो एक दिन स्कूल जाता है, लेकिन उसके पहले उसके टीचर, कौन है उसके टीचर? एम उसको एक टॉपिक देते हैं, होमवर्क देते हैं पार्टिसिपल्स पर याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, लेकिन वो उस पार्टिसिपल्स को याद नहीं कर पाता है, उसको लर्न नहीं करता है, इसलिए उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता है। और वो जब स्कूल जा रहा होता है तो काफ़ी डरा हुआ रहता है। उसका मन करता है कि मैं बाहर ही कहीं समय बिता लूँ और उसके बाद मैं घर चला जाऊँ, फिर अपने पेरेंट्स से कह दूँ कि मैं स्कूल से आ गया हूँ। लेकिन फिर भी वो नहीं रुक पाता है, वो स्कूल की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। रास्ते में वो क्या देखता है, एक ओपन फील्ड में पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, तलवारबाजी कर रहे थे और कुछ युद्ध से रिलेटेड काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उसको काफ़ी टेम्पटिंग लग रही थी। उसको लग रहा था कि मैं स्कूल ना जाकर इनको देखता रहूं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका और सीधे स्कूल की तरफ बढ़ गया। फिर जब वो आगे जाता है तो उसको टाउन हॉल मिलता है, उसको टाउन हॉल क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। तो टाउन हॉल मिलता है और वहीं पर टाउन हॉल में ही, वहीं पर क्या है, एक बुलेटिन बोर्ड है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या था? इट वॉज अ काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड। तो प्रसिया और फ्रांस में जो युद्ध चल रहा था उससे संबंधित जो भी खबरें थी, जो भी न्यूज़ होते थे, उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा जाता था। तो उसने देखा कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, वो समझ नहीं पा रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। रुकना चाहता है लेकिन वो नहीं रुक पाता है और जल्दी से आगे बढ़ जाता है। अब एक व्यक्ति है उसके जान पहचान का, जिसका नाम है वॉचर। क्या नाम है? वॉचर। और ये क्या है? ब्लैक स्मिथ है। जैसे ही फ्रेंच को जल्दी जल्दी जाते देखता है तो वो उसे रोकता है, कहता है, अरे लड़के, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अरे तुम्हारे पास बहुत टाइम है। उसको लगा कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है वो और आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो स्कूल कैंपस के पास पहुंचता है, कैंपस इंटर करता है, तो उसको अजीब सा माहौल वहाँ पर वो महसूस करता है। वो क्या देखता है कि जब भी उसका स्कूल शुरू होता था तो शोरगुल होता था, प्रेयर वगैरह का शुरू होता था, फिर बच्चे जब क्लास में एंटर कर रहे होते थे उसका शोरगुल होता था, डेस्क का खुलना बंद होना, किताबों को रखना, इन सारी चीज़ों का शोरगुल होता था। टीचर्स रूलर को बेंच पर पटकते थे, बच्चों को डांटते थे, ये सब शोरगुल उसको वो सुनाई देता था, उसको ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज जब वो स्कूल जाता है तो बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल जो इन्वायरमेंट है, बिल्कुल जो माहौल है, इट वॉज वेरी काम एंड क्वाइट, बहुत ही शांत। सोचता है क्या बात है, जैसे संडे मॉर्निंग को होता है, संडे को स्कूल में छुट्टी होती है तो कैसे शांति रहती है, तो उसी तरह से शांति छाई हुई थी। वो कंफ्यूज कर जाता है, कहीं मैं संडे को तो स्कूल नहीं आ गया। वो इस रीजन को समझ नहीं पाता है, इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। वो स्कूल के पास पहुंचता है, अपने क्लासरूम के नज़दीक पहुंचता है और खिड़की से झांक कर देखता है तो क्या देखता है कि बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो पिछला बेंच जो खाली रहा करता था, वो ये देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि गांव के कुछ लोग वहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। समझ नहीं पाता है माजरा
वो सोचा कि जब मैं टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे होंगे उसी समय मैं उस शोरगुल के बीच मैं इंटर कर जाऊंगा। लेकिन आज ऐसा नहीं था। वो दरवाजे के पास गया, मे आई कम इन सर बोला, और तब जो है एम हेमेल वहाँ पर अपने क्लास में कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसने फ्रेंच को आने की अनुमति दी, कहा ठीक है कम इन, और कहा कि फ्रेंच आज हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे। फ्रेंच को ये जानकर हैरानी हुई कि आज टीचर ने मुझे डांटा नहीं। तो खैर वो आकर के अपनी बेंच पर बैठ गया। तो उसने देखा कि सारे बच्चे जो हैं शांत बैठे हुए, और उसको आश्चर्य ये हुआ कि गांव के लोग वहां पर आकर के बैठे हुए थे। उसमें कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फिर उसमें फॉर्मर पोस्ट मास्टर और भी बहुत सारे विलेजर्स थे। ये सब देख करके उसको आश्चर्य तो हुआ ही, उसको एक और आश्चर्य हुआ कि उसके जो टीचर थे एम हेमेल, वो अपना यूनिफॉर्म, न्यू यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जिस यूनिफॉर्म को वो ऑकेजनली पहनते थे, जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता था या इंस्पेक्शन डेज होता था, उस समय पहनते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। तो अपने उस न्यू यूनिफॉर्म को और नई टोपी को पहनकर आए हुए थे। तो इस पर भी फ्रेंच को आश्चर्य हुआ कि आखिर आज क्या बात है, आज बिल्कुल माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा है। वो इन सब चीज़ों को सोच ही रहा था। इसी बीच एम हेमेल अपनी कुर्सी से उठे और छात्रों को एड्रेस किया, उन्हें संबोधित किया। कहा कि माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच एंड आई विल टेक द लास्ट क्लास इन फ्रेंच। तो उसने कहा कि आज फ्रेंच में अंतिम लेसन है और मैं तुम लोग का अंतिम क्लास लूँगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन योर स्कूल, और जर्मन टीचर अगले दिन आ जाएंगे। तो आज फ्रेंच में अंतिम लेसन है और आज मैं चाहता हूँ कि तुम सब शांत हो जाओ और बिल्कुल अटेंटिव होकर के आज की क्लास को तुम ध्यान से सुनो। ये बात जब वो सुनता है, ये न्यूज़ जैसे ही फ्रेंच सुनता है, वो ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर वज्रपात हुआ, अचानक बिजली गिर पड़ी हो उसके ऊपर, इस तरह से वो महसूस करता है। अब वो समझ जाता है कि उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। यही न्यूज़ जो है उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। अब सारा माजरा उसको समझ में आ जाता है और इस तरह से अब बिल्कुल दुखी भी होता है, आश्चर्यचकित भी होता है। अब वो सोचता है कि अब क्या होगा। अब जो लैंग्वेज मैं सीख नहीं पाया अभी तक, मैं बहाना करता था, जब टीचर हमें पढ़ाते थे तो मैं जंगलों में चला जाता था पंछियों को पकड़ने के लिए, उनके अंडों को लेने के लिए, झूले पर झूलने के लिए मैं चला जाता था। अब मैं अपना लैंग्वेज कैसे सीख पाऊंगा। तो देखो बेटा क्या होता है, जब कोई चीज़ हमारे पास रहता है तो उसकी अहमियत को हम नहीं समझते हैं, और जैसे ही वो हमसे दूर होने लगता है तब हमें उसकी अहमियत याद आती है, तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है, उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। अब यही जो है फ्रेंच के साथ हो रहा है। अब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। और वो एम हेमेल जिनका रूलर उसे काफ़ी ख़राब लगता था और जिस एम हेमेल को वो पसंद नहीं करता था, अचानक वो एम हेमेल को पसंद करने लगा। क्योंकि अब एम हेमेल क्या करेंगे, उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। तो एम हेमेल को वो पसंद करने लगा। जो किताबें उसे बोझ लग रही थी, उसकी हिस्ट्री की किताबें, उसके लिटरेचर की किताबें जो उसे बोझ लग रही थी, अब वही किताबें उसे अच्छी लगने लगी। तो जब किसी चीज़ से हम अलग होते हैं तो जो सेपरेशन का जो फीलिंग होता है, जो पेन होता है, हम उस वक्त महसूस करते हैं। तो यही कंडीशन उस समय फ्रेंच के साथ भी हो रहा था। अब वो इस बात को भी समझ गया कि हमारे जो टीचर हैं वो न्यू ड्रेस पहनकर क्यों आए हुए हैं, क्योंकि वो अंतिम लेसन को अपना रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे। इस तरह से वो अपने अंतिम लेसन के प्रति, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति वो अपना ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे, अपनी रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे। वो इस बात को भी समझ गया कि ये ग्रामीण वहाँ पर
क्यों आए हुए थे? वो इसलिए आए हुए थे क्योंकि एम हेमेल उस स्कूल में लगभग 40 सालों से पढ़ा रहे थे और एक ग्रामीण जो ओल्ड हाउसर था, फॉर्मर मेयर, पोस्टमास्टर, ये सारे वहाँ पर आए हुए थे अपने उस टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वहाँ उपस्थित होकर जिस टीचर ने 40 इयर्स तक ऑनेस्टली उस स्कूल में अपनी सेवा दी थी। तो ये सारी चीज़ अब फ्रेंच समझ चुका था। वो इन सब विचारों में खोया हुआ था। तभी जो है उसे आवाज़ सुनाई दी अपना नाम पुकारने की। एम हेमेल ने उसके नाम को पुकारा, कहा कि लिटिल फ्रेंच यू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। और उससे क्वेश्चन किया कि तुमने क्या अपना होमवर्क पूरा कर लिया? अब लिटिल फ्रेंच खड़ा होता है, वो तो होमवर्क पूरा किया हुआ नहीं रहता है, वो खड़ा होता है और कुछ बोलने वाला होता है तब वो गड़बड़ा जाता है, नहीं बोल पाता है और चुपचाप डर से वो खड़ा रहता है। उसको लगता है कि सर अब मुझे डांटेंगे, लेकिन इसके विपरीत होता है। एम हेमेल कहते हैं कि देखो लिटिल फ्रेंच, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम लोग सब इसके लिए जिम्मेवार हैं। अल्सेस की यही परेशानी है कि यहाँ के लोग किसी भी चीज़ को जब उन्हें कहा जाता है करने के लिए तो वो उसे कल पर टाल देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, कल इसको करूँगा, और ऐसे करते करते समय बीत जाता है और वो हो नहीं पाता है। जैसे कहावत है ना कि आज करे सो कल, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो उल्टा बना दिया है, उन्होंने कह दिया उल्टा, इसका जो है इसका उल्टा डेफिनेशन दे दिया है। वो क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। दैट मीन्स ऐसा हो आजकल ये हो चुका है कि हम उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं कि जो काम हमें आज करना है उसको हम कर लें, उसको कल पर न टालें। तो यही बात एम हेमेल उसे समझाता है कि, और उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम सबों की गलती है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ाने से ज़्यादा वो क्या कहते थे कि कुछ काम करो और कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करो ताकि घर गृहस्थी चल जाए। तो वो भी इसके लिए दोषी हैं, मैं भी इसके लिए दोषी हूँ, क्योंकि जब तुम कभी मेरे पास पढ़ने आते थे तो मैं कहता था कि देखो जरा सा फूलों में पानी दे दो। मुझे कभी फिशिंग करने का शौक़ होता था तो मैं उसमें तुम्हें पढ़ाना छोड़ देता था। तो मैं भी इसके लिए जिम्मेवार हूँ, इसलिए तुम्हें इसके लिए अशेम्ड होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से एम हेमेल लिटिल फ्रेंच को समझाते हैं। अब लिटिल फ्रेंच ये कहता है कि हमारे टीचर ने, एम हेमेल ने एक एक करके सारा चीज़ पढ़ाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो सारी चीज़ें हमें दे देना चाहते हो, बच्चों को दे देना चाहते हो। तो एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सारे बच्चों से कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है, और हमें अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा लैंग्वेज हमारे साथ है तो ऐसा लगता है जैसे जेल की चाबी हमारे पास है। अगर कोई देश गुलाम हो जाता है तो हम और हमारी भाषा हमारे साथ है, हम अपनी भाषा को जानते हैं, अपनी लैंग्वेज को जानते हैं, तो अपने लैंग्वेज के माध्यम से हम देशवासियों को संबोधित कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं और अपने देश के बारे में, और फिर से अपने देश को हम आज़ाद करा सकते हैं। तो ये जो भाषा है, हमें अपनी भाषा को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे हमें सीखना चाहिए। तो अपनी भाषा के बारे में एम हेमेल उसे बताते हैं। अब लिटिल फ्रेंच कहता है कि उस दिन जो टीचर हमें पढ़ा रहे थे, जो चीज़ मुझे समझा रहे थे हम बच्चों को, मुझे बिल्कुल ईजी लग रहा था, मैं आसानी से समझ जा रहा था और ये सोचकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। तो मैंने सोचा कि लगता है आज से पहले मैंने इतने ध्यान से कभी उनकी बातों को नहीं सुना था। और ये भी सच है कि इतने अच्छे तरीके से एम हेमेल ने पहले कभी नहीं पढ़ाया था। तो अगर हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो अगर वो हमें हार्ड लगता है
तो बिल्कुल ईजी लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंच कहता है कि एम हैमिल ने हमें हमें पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने ग्रामर हम लोग को पढ़ाया, फिर हम लोग को राइटिंग दिया। तो राइटिंग में एम हैमिल ने हम लोग के लिए कॉपी लेकर के वो आए हुए थे, उसमें फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था और सारे बेंच पर उन्होंने कॉपी दे दी और सबों को राइटिंग करने के लिए कहा। तो जब वो फ्रांस अल्सेस जो लिखी हुई कॉपी थी सारे बेंच पर पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे देश के छोटे छोटे झंडे इस बेंच पर पड़े हों और बिल्कुल ही साइलेंस था। देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। जरा सा भी शोरगुल नहीं हो रहा था। वहाँ शोरगुल क्या था? जो साउंड था वो किस चीज़ का साउंड था? जो पेन से पेपर पर लिखा जा रहा था वही साउंड सुनाई दे रहा था और किसी भी तरह का साउंड वहाँ पर नहीं था। जो बीटल्स, कीट पतंग खिड़की से अंदर आ जा रहे थे, बच्चे उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि बच्चे जब कीट पतंगों को देखते हैं तो उन्हें पकड़ने का मन होता है। लेकिन आज सब कोई भूल चुके थे, उन सारी चीज़ों को भूल चुके थे। बस अब उन्हें सिर्फ पढ़ाई नजर आ रही थी। तो इस तरह से वो माहौल था। अब फिर जो है लिटिल फ्रेंच कहता है कि जब मैं वो राइटिंग कर रहा था उसी समय मैं बीच बीच में एम हैमिल को देखता था। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे हुए थे और स्कूल के पूरे क्लासरूम को वो एक एक करके देख रहे थे, बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे अपने नज़रों में, अपने दिल में उसे भर लेना चाहते हो, अपने मन मस्तिष्क में भर लेना चाहते हो यहाँ से निकलने से पहले। क्योंकि वो आदमी जो इतने समय तक 40 सालों तक वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया, अब सारी चीज़ों को छोड़कर वो जाएंगे, उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। सब कुछ वैसा ही था। 40 साल से वहाँ पर थे, उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए थे। एक वॉलनट का पेड़ था जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक होप वाइन, एक लता, एक क्रीपर थी जो उन्होंने लगाया था और जो दीवार से होकर के छत पर चढ़ गया था। ये सारी चीज़ें उनके द्वारा की गई थी। इन सब चीज़ों को छोड़कर जाएंगे एम हैमिल तो उन्हें कैसा महसूस होगा, बस मैं इस चीज़ को सोच रहा था। और उसी स्कूल उस रूम के ऊपर उनकी बहन ट्रंक वगैरह उसमें सामान पैक कर रही थी, क्योंकि वो ऊपर में रहते थे। उनकी बहन ट्रंक में सामान पैक कर रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी, एम हैमिल को वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस आदमी का दिल किस तरह से टूट रहा होगा, इस चीज़ को मैं महसूस कर सकता था। क्योंकि उसने जब हम कहीं 2, 4, 5 साल रह जाते हैं तो वहाँ से एक अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन उस आदमी ने वहाँ पर 40 साल बिताया था, कैसा उसे लग रहा होगा। अब हम लोग का राइटिंग हो गया। उसके बाद फिर बच्चे ओल्ड प्राइमर, जो प्राइमरी बुक जो होता है फ्रेंच लैंग्वेज का, वो लाए हुए थे। उसमें बा, बे, बो, बू लिखा हुआ था, ये पढ़ रहे थे। ओल्ड हाउजर अपने घुटनों पर रख करके उसे पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि वो रो रहा है, रोते रोते उसको पढ़ रहा था। तो जब मैंने उसे देखा इस तरह से पढ़ते हुए तो मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे रोना भी आ रहा था। ये माहौल बन गया था, ये सिचुएशन बन गई थी। इस तरह से एम हैमिल ने हम लोग को सारी बातें बताई। अब इसी बीच क्या हुआ, चर्च के घंटे ने 12 का घंटा बजाया, मतलब 12 बज गया और प्रशियन सोल्जर्स के वापस आने की आवाज़ आ रही थी, उनके ढोल नगाड़े बज रहे थे। अब एम हैमिल को पता चल गया, उनको एहसास हो गया कि अब हमें स्कूल को बंद करना है। अब एम हैमिल अपनी कुर्सी से उठते हैं और वो दीवार पर, वो बोर्ड पर वो हमें कुछ बताना चाह रहे थे कि बच्चों, अब वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन वो बोल नहीं पाए और उन्होंने चौक लिया और बोर्ड पर लिख दिया वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अब क्लास ओवर हो गया, अब आप लोग जा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ इशारा किया, कहा कि क्लास ओवर हो गया और आप लोग जा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। और इस तरह से फ्रांस के 2 क्षेत्र अल्सेस और लॉरेन
प्रसिया के हाथों में चले जाते हैं। यहाँ पर ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो देखो बच्चों, देखो बेटा, क्या है कि इसमें मोरल टीचिंग्स है कि हमें अपने लैंग्वेज पर, हमें अपनी भाषा पर ध्यान देना है और हमें अपने देश से प्यार करना है, अपने लैंग्वेज से प्यार करना है। हम कितना भी कुछ सीख जाएं, लेकिन हमारा देश और हमारी भाषा सबसे ऊपर है। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंच एक बात और कहता है कि जब मैं राइटिंग कर रहा था, उसमें छत पर कबूतर धीरे से बोल रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, धीरे से बोल रहे थे। मतलब वो माहौल इतना गमगीन था कि फ्रेंच को लगा कि ये कबूतर भी समझ गए हैं कि हमारा देश गुलाम हो चुका है। और वहाँ पर ये कमेंट करता है कि क्या ये जर्मन वाले इन कबूतरों को भी ये जर्मन लैंग्वेज में गाने के लिए कहेंगे, जर्मन लैंग्वेज में बोलने के लिए कहेंगे? क्या वो उन्हें ये कहेंगे कि अब तुम गुलाम हो चुके हो, अब तुम फ्रेंच लैंग्वेज में मत बोलो, जर्मन लैंग्वेज में बोलो? तो इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया था, इतना गमगीन माहौल हो गया था। तो अंत में क्या होता है, एमहेमेल इशारा करते हैं कि बच्चों अब क्लास खत्म हो गया, अब तुम लोग अपने अपने घर वापस जा सकते हो। तो हम इस स्टोरी में क्या देखते हैं कि हमें इसमें मोरल टीचिंग क्या है कि हमें, चाहे हम कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें अपने भाषा से प्यार करना है, हमें अपने देश से प्यार करना है और इन चीज़ों को हमें कभी भूलना नहीं है। और अगर हमारा लैंग्वेज हमारे साथ है तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे जेल की चाबी हमारे पास है, जब चाहे हम खोलकर निकल सकते हैं। तो इस तरह का मोरल टीचिंग इस कहानी में दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप एक दो बार इस वीडियो को फिर से देख लेना। सारी स्टोरी मैंने एक साथ बता दी है और क्वेश्चन आंसर को करने की कोशिश करना। और अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी मैं भेज दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।